डीएसपी बनने के 5 साल बाद जब महाकुंभ पहुंची तो वहां पर तलाकशुदा पति भीख मांग रहा था। आखिर इस पूरी कहानी का रहस्य क्या है, उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक गरीब परिवार की। गरीब परिवार में जन्मी एक बच्ची जिसका नाम सरोज होता है, उसका बाल विवाह कर दिया जाता है। महज 12 वर्ष की उम्र में उसके माता पिता उसका बाल विवाह कर देते हैं। जहाँ पर रहती थी वहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन था। एक लोग दूसरे को जिसको जानते थे वो आपस में बाल विवाह कर देते थे। उसके पिताजी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ अपनी बेटी सरोज का महज 12 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर देते हैं। सरोज पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थी, बहुत ही तेज थी। उसका ये सपना था कि इस समाज से मैं बाहर निकल करके मैं कुछ अच्छा करूं। वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती थी और वह एक अधिकारी बनना चाहती थी। वह अपनी स्कूली पढ़ाई में हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी और उसके टीचर उससे कहा करते थे, बेटा तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार हो, बहुत तेज हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको तैयारी करके एक बड़ा अधिकारी बनना चाहिए, चूँकि तुम्हारे अंदर एक अधिकारी बनने के वो सभी गुण हैं। यानी तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो और तुम अगर मेहनत करोगी, मेहनत करके एक कोई बड़ा से बड़ा पद तुम ले लोगी। तो दोस्तों, जो सरोज होती है उसका जब बाल विवाह हो जाता है, बाल विवाह के बाद उसके माता पिता उससे ये कहते थे कि तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम्हें 18 साल की उम्र में अपने ससुराल जाना है। वहाँ के लोग यानी उनके माता पिता ये भी कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा, इनको 5वीं 6वीं क्लास तक ही पढ़ा दिया जाता है, इतना ही बहुत है। क्योंकि इन्हें अपने पति के घर जाकर इनको अपने पति का घर ही संभालना होता है, तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कराने से क्या फ़ायदा। इनको अंत में वही घर के चौके बर्तन और पूरे घर के कामकाज और पति का पूरा घर और परिवार ही संभालना होता है, इसलिए पढ़ाई कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सरोज होती है उसके जो जज्बे होते हैं, जो उत्साह होते हैं, वो कुछ न कुछ बड़ा करने का ही था। जब उसकी शादी बाल विवाह होती है, यानी जब वो 17 साल की होती है, अपने ससुराल जाने के 1 साल पहले उसका जो पति होता है वो एक सरकारी स्कूल में चपरासी होता है। उससे फ़ोन पर वो बातें किया करती थी। एक दिन अपने पति से वो कहती है कि मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ, डीएसपी बनना चाहती हूँ, एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ पढ़ाई लिखाई करके। लेकिन मैं तो अधिकारी बनना चाहती हूँ, लेकिन ये सपने को मैंने पूरा करने के लिए अपने माता पिता से कभी साहस नहीं जुटा पाई कहने के लिए कि मैं अपने माता पिता से कहूँ कि माता पिताजी, मुझे पढ़ाई करके तैयारी करके यानी बाहर शहर में जा कर के पढ़ाई करके मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है। मैंने अपने माता पिता से नहीं कह पाया, लेकिन अब आप क्या कह रहे हो? क्या आप मेरा साथ दोगे, मुझे पढ़ाई कराओगे? तो वो जो उसका पति रमेश होता है वो उस समय ये सोचता है कि अभी इसको मैं हाँ कर देता हूँ और बाद में जो होगा फिर वैसा देखेंगे। तो उस समय जो उसके पति रमेश होते हैं वो उससे को पढ़ाई कराने के लिए हाँ तो कर देते हैं। ये कहते हैं, ठीक है, आप हमारे घर आइए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, यानी जो भी जैसा होगा मैं सब कुछ दूंगा, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जब ही उसके अपने पति से वो
इस पूरी बात को सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। चलिए, मेरा अब तो कोई सहारा देने वाला है, मेरा कोई तो साथ देने वाला है जो इतना मुझे कहा है। उस समय वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन 1 साल के बाद जब वह उसके घर वाले उसका गौना देते हैं धूमधाम से, वह अपने ससुराल जब जाती है, अपने ससुराल जाने के बाद अपने सास ससुर का और अपने पति का बहुत ख्याल करती है। पूरे घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलाती थी और चूँकि उसके माता पिता ने ही अच्छे संस्कार दिए थे, वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला रही थी। धीरे धीरे ऐसे समय बीत रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो एक दिन अपने पति रमेश से कहती है कि क्या आप मुझे अब पढ़ाई के लिए कहीं भेजोगे, बाहर भेजोगे, मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। तो उस दिन रमेश यानी उसके पति रमेश कहते हैं, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, ज़मीन जायदाद हैं, हमारे पास एक अच्छे घर हैं, आपको किस चीज़ की कमी है, आप यहीं पर रहिए और घर को संभालिए और माता पिता की सेवा कीजिए। तो उस दिन वो बहुत दुखी मन से कहती है कि पहले तो आप कह रहे थे कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, पढ़ाई में आपका सहयोग करूंगा, जो भी जैसा भी होगा मैं वैसा आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन आज आपने भी धोखा दे दिया और इस धोखे से मेरा जो है मन टूट चुका है, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। और मैंने जब आपसे कहा था तो ये सोच करके कहा था कि आप मेरे पति हैं और मैं आपके अंदर एक दोस्त को भी देखा था कि यानी आपको मैंने एक दोस्त के तरीके से भी समझ के, जबकि आप मेरे पति भी थे, और मैंने दोस्त समझ करके भी आपसे ये कहा था कि आप मुझे मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे पढ़ाई करवाइए, मैं एक अच्छी अधिकारी बनूंगी। लेकिन उस समय जब वो दोबारा अपने ससुराल जा कर के अपने पति से कहती है तो उनके पति रमेश अपनी बातों से मुखर जाते हैं, यानी पढ़ाई कराने में उसका सहयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह बात दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी बढ़ती चली गई और बातें धीरे धीरे इतना बिगड़ गई कि जो उनके पति रमेश होते हैं, जब वो दिन भर खेत में काम करते और शाम को जब घर पर आते तो पूरा का पूरा गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर उतार देते। उसका पति रमेश उसे मारने पीटने भी लगा था। एक दिन रात में वो अपने पति रमेश से कहती है कि मैं तैयारी करना चाहती हूँ, मैं अब किसी शहर में जा कर के पढ़ना चाहती हूँ, एक बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तो दोस्तों, वो जो सरोज होती है वो इतना अपने पति से कहती है कि अगर आप मेरा इंतज़ार करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ढूंढना नहीं, मैं अब नहीं आऊँगी। अगर मैं आऊँगी भी तो एक कोई बड़ा अधिकारी बनकर के ही आऊँगी। दोस्तों, फिर जो सरोज होती है वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वो दिल्ली पहुंच जाती है। जब वो दिल्ली पहुंचती है तो उसने जैसा भी सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं हुआ उसके साथ। वो वहां पर उसे मालूम था कि यूपीएससी की तैयारी के लिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है। तब उसने एक कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अपना एडमिशन कराया। 3 साल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उसने स्वयं से यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की, लेकिन यूपीएससी में सिलेक्शन होने के लिए उसे एक अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन की ज़रूरत थी ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, उसकी तैयारी अच्छी से हो सके। कोचिंग संस्थान पूरे मटेरियल इतने अच्छे से उपलब्ध कराते हैं कि ताकि बच्चों के लिए सिलेक्शन के लिए यानी सिलेक्शन पाने के लिए थोड़ा से राह आसान बन जाती है। तब दोस्तों, उसके पास पैसे भी नहीं थे, बिल्कुल उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो 4-5 घरों में जा कर के वहाँ पर झाड़ू पोंछा का काम करती थी और जिससे लगभग वो उससे 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लेती थी। सुबह और शाम वो
यानी झाड़ू पोंछा करके अपने खर्चे निकालती थी और दिन का जो भी समय मिलता था वो पूरा का पूरा टाइम वो अपनी पढ़ाई में देती थी। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखती थी, जो भी काम करने के बाद उसे समय बचता था। दोस्तों, फिर जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो वो एक कोचिंग संस्थान में उसका अपना वो एडमिशन कराती है, यानी नाम लिखाती है, और उसके बाद वो फिर तैयारी में जुट जाती है। लेकिन वो तैयारी करती ही रहती है। धीरे धीरे उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन पहली बार वो जब यूपीएससी की परीक्षा में बैठती है तो वो पहले प्रयास को, यानी पहली परीक्षा को, यानी जो उसका प्रीलिम्स होता है उसे भी पास कर लेती है। और उस परीक्षा की दूसरा पेपर होता है, यानी मेंस का जो पेपर होता है वो भी पास करती है। लेकिन दोस्तों, वो फाइनल रिजल्ट में यानी इंटरव्यू से बाहर हो जाती है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सरोज बहुत उदास होने लगती है, बहुत उदास हो जाती है, उसका दिल भी टूट जाता है। वो सोचने लगती है कि मैं अगर अपने पति के पास जाऊं या अपने माता पिता के पास जाऊं तो मैं कैसे अपने मुंह को दिखाऊंगा, मैं कैसे अपने चेहरे को दिखाऊंगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ में रह रही उसकी एक दोस्त जो होती है वो उसे समझाती है। वो ये कहती है कि यानी यूपीएससी में सफल होने के लिए, एक बार में सफल होना, मैं तो यहाँ पे 4 से 5 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी उस मुकाम को हासिल नहीं कर सका जो तुमने 1 साल में ही हासिल कर लिया है। तुमने तो पहले ही प्रयास में, पहली बार में ही यहाँ तक पहुँच गई हो। मैं 4 से 5 साल मुझे तैयारी करते हो गया, मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ। जो भी यूपीएससी की परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें कई बार असफल भी होना पड़ता है। यानी कि जो यूपीएससी की बुलंदियों को छूते हैं वो उसके पहले कई बार असफल भी हुए होते हैं। लेकिन उन्हें या आपको अपने मन को नहीं तोड़ना है, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अगर आप पहली बार में यहाँ तक पहुँची हो तो आप दूसरे साल में, अगली बार आप जो है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, वह उसकी जो दोस्त होती है जब उसे मोटिवेट करती है तो उसे बहुत खुशी होती है और एक नए जज्बे के साथ, नए उत्साह के साथ वो फिर तैयारी में जुट जाती है और वो फिर तैयारी करती है। दोस्तों, वह जैसे ही जब उसका रिजल्ट आता है, जब वो फिर पेपर देती है, उसका जब फाइनल रिजल्ट आता है तो अच्छे नंबरों के साथ उसका सिलेक्शन हो जाता है और वह बहुत खुश होती है। जैसे ही जब उसको कैडर मिलता है, यानी पोस्ट मिलती है, तो उसे डीएसपी का पद मिल जाता है। दोस्तों, जैसे ही डीएसपी का पद मिलता है तो उसने अपने उस मुकाम को हासिल कर लिया था जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहती थी। उसे बहुत खुशी मिल रही थी। जैसे ही जब उसे डीएसपी का पद मिलता है तो उसे सरकारी गाड़ियाँ भी मिलती हैं, सरकारी आवास भी मिलता है और उसे ड्राइवर, गनर और कुछ उन्हें और कर्मचारी मिलते हैं और उनके खुद के पास पावर हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद में वो जो है अपने पति के घर जाती है। जब वहाँ घर पर जाती है, घर में ताला लगा हुआ था, तो पास पड़ोस के लोगों से पूछती है कि ये रमेश और इनका पूरा परिवार कहाँ पे है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि आपके जाने के बाद में वो लोग पता नहीं कहीं चले गए हैं, काफ़ी दिन से हैं नहीं, कोई रहता नहीं है, काफ़ी दिन से घर में ताले लगे हुए हैं। दोस्तों, वहाँ से फिर वो अपने माता पिता के पास जाती है। वहाँ पे जब इनके माता पिता अपनी बेटी को वर्दी में देखते हैं तो उनके दर्द से बहुत, उन्हें उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे अंदर उस छिपे अधिकारी को नहीं पहचान सका, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं सका, मैंने उस जो तुम करना चाहती थी मैंने तुम्हें वो उस मुकाम को नहीं हासिल करा सका, बेटा मुझे माफ़ करना। तब वो वहाँ पर, लेकिन जो सरोज होती है उसे तो चिंता इसकी थी कि रमेश कहाँ है या उनका परिवार कहाँ है, रमेश आखिर कहाँ है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कि जब
14 जनवरी 2025 से प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने वाला था। तो उस महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे देश भर के उन अधिकारियों को, चुनिंदा अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त किया, जिससे उस प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा, अच्छी सुरक्षा सही रूप से दे सकें, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तो वहाँ पे जब वो पूरे देश से अच्छे अधिकारी जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उत्कृष्ट काम करने के लिए जाने जाते हैं, जब उन्हें चुना जाता है तो उनमें से सरोज का भी नाम आता है। और जो सरोज होती है, ये जब प्रयागराज में अपनी ड्यूटी को सुनती है तो यह बहुत खुश हो जाती है। और जब इनकी ड्यूटी लगाई जाती है प्रयागराज कुंभ में, तो ये भी अपने काम के लिए, बहुत उत्कृष्ट काम के लिए जानी जाती थी, ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। दोस्तों, एक दिन जब इनका जो ऑफिस बनाया गया था अस्थायी रूप से महाकुंभ परिसर में, वहाँ पर इन्हें कुछ टुकड़ियाँ मिली हुई थी सुरक्षा की। ये अपनी छोटी सी सुरक्षा की टुकड़ियों के साथ, यानी कई पुलिस वालों के साथ महाकुंभ का देखने के लिए, यानी कहीं पर कोई अव्यवस्था तो नहीं है, उसी की जांच करने के लिए निकलती हैं। कुछ देर के बाद ये एक व्यक्ति को देखती हैं जो काफ़ी गंदे कपड़े पहने हुए है, काफ़ी गंदे तरीके से है, लेकिन कोई ज़्यादा ये गौर नहीं करती हैं। लेकिन कुछ देर बाद अचानक उस व्यक्ति के चेहरे को ये जब देखती हैं तो बहुत ये आश्चर्यचकित रह जाती हैं। फिर जब वो व्यक्ति इन्हें देखता है, यानी सरोज को देखता, वो कोई और नहीं बल्कि डीएसपी मैडम के तलाकशुदा पति थे। दोस्तों, जब ये हालात उनकी देखती हैं तो उनसे पूछने लगती हैं कि ये किस हालात में हैं आप। तब जो रमेश होते हैं वो कहते हैं, उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं जब अपनी तलाकशुदा पत्नी के शरीर पर सरकारी वर्दी देखते हैं। तो कहते हैं कि तुमने जो कहा था उसको करके दिखाया। मुझे इस पर बहुत गर्व है, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन वह रोने भी लगता है, उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैं तुम्हें मारा भी करता था जबकि तुम कहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आज तुमने वो करके दिखाया जो तुम कहा करती थी। दोस्तों, फिर जो है वो जो रमेश होते हैं वो अपनी डीएसपी पत्नी की हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही जो उनके साथ पुलिस वाले होते हैं उसको भिखारी समझ के धक्का दे देते हैं और वो गिर जाता है। तब डीएसपी मैडम अपने साथ के पुलिस वालों को मना करती हैं, कहती हैं नहीं, ये हमारे पति हैं, मैं इन्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ और भले ही इन्होंने मुझे तलाक दे दिया हो, लेकिन मैं जो है इन्हें बहुत याद करती हूँ। और उसके बाद में दोस्तों, मैं इन्हें बहुत याद करती हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये आपकी हालात क्या हैं, कैसे हैं, कैसे हुआ, और आप घर पर भी नहीं हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे पति हमें कुंभ मेले में भिखारी के रूप में मिलेंगे। तब वो कहता है कि जब से आप घर से गई हो तब से ऐसा मुझे लगा है कि मेरे घर से लक्ष्मी रूठ गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद एक बड़ी दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, मेरे माता पिता भी नहीं थे और तुम भी चली गई थी। तब मुझे जो है मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे फिर नशे की लत लग गई। मैं बहुत चिंतित होने लगा, बहुत दुखी रहता था। जब मुझे नशे की लत लग गई तो उसमें मैंने सब कुछ बेच दिया जो मेरे पास था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मुझे मेरे ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया था कि मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। मैं अपना घर भी बेच दिया और यहाँ पर मैं आ गया था कुंभ मेले में कि मैंने जो पाप किया है, मैंने जो तुम्हें मारा था, वो मैं यहाँ पे धुल लूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद भी मुझे भीख ही मांगना पड़ रहा है। तब दोस्तों,
जो उनकी तलाकशुदा पत्नी सरोज होती है, वो कहती है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ फिर से करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मौका, कुछ करिए। चूँकि इंसान से ही गलती होती है और आपसे भी हो गई है गलती, मुझसे भी हो सकती है, तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। तब उनकी जो पत्नी है वो उनका हाथ थाम लेती है। ये सब जब उनकी डीएसपी पत्नी सुनती है तो उसके दिल को भी झकझोर देती है रमेश की सच्चाई। तब इनकी पत्नी अपने तलाकशुदा पति के हाथ को थाम लेती है और कहती है, ठीक है, अब आपके पास मौका है, अब आप गलतियां इंसान से ही होती हैं, अब आप फिर अपने जीवन में कुछ करिए और उन्हीं गलतियों से सीख लीजिए। दोस्तों, इस कहानी का बताने का उद्देश्य हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। हमारा उद्देश्य जो समाज में घट रही घटनाओं के बारे में जागरूक करना, सचेत करना है, ताकि आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकें। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।